मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले टॉपिक पे बात करने के लिए जिस हम टॉपिक को आज ले रहे हैं वो है अनुच्छेद लेखन। बेटा क्या है बेटा? अनुच्छेद लेखन। ये कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में? 5 अंक का आएगा बेटा, 5 अंक का आएगा। तो हम अनुच्छेद में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं और उस पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आज हम पहला ले रहे हैं नोटबंदी। नोटबंदी। तो अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए कुछ सामान्य नियम है जिसका आप एग्जाम में पालन करेंगे तो 5 में 5 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहला, अनुच्छेद में एग्जाम में आपको 4 अनुच्छेद लेखन ऑप्शन के रूप में दिए रहेंगे। आपको उन चारों में से किसी एक को आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो हमने उदाहरण के तौर पर हमने नोटबंदी लिया है। तो सबसे पहले चारों में आप कौन सा आसान है जिसके बारे में आप अच्छे से अच्छा और बिना किसी गलती के आप लिख सकते हैं, उसका चयन करिएगा। तो मैंने उन 4 ऑप्शन में से उदाहरण के तौर पर मैंने नोटबंदी दिया है और नोटबंदी देने के साथ साथ उसमें कुछ टॉपिक्स भी, सब टॉपिक्स भी दिए रहेंगे। जैसे इसमें नोटबंदी में पहला प्रस्तावना, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उपसंहार दिया रहेगा। 3 टॉपिक दिए रहे हैं, 3 सब टाइटल्स हैं। अब ये तो रहा प्रश्न। इस प्रश्न पर हम नोटबंदी पर हम क्या कर रहे हैं? हम इस पर अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूं अनुच्छेद लेखन क्या है। जिस भी विषय के बारे में आप जानकारी जानते हैं उसे विषय के अंतर्गत आपको उसका विवरण देना पड़ेगा। प्रस्तावना मीन्स जो व्यक्ति आपसे नोटबंदी के बारे में पूछ रहा है उसके सामने आप विषय को प्रस्तावित करेंगे। इसका मतलब है सामने वाला, जो सुनने वाला आप व्यक्ति है, वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। तो आप उसको समझाने के लिए अपने वाक्यों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करेंगे और उस विवरण को आप पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले देखिए नोटबंदी क्या है। विषय है, दूसरा प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार। इसको ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो सबसे पहले इसको समझाने से पहले 3 नियम के बारे में इसमें ध्यान रखिएगा यदि आपको 5 में 5 अंक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले नोटबंदी जो भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए ये 14th क्वेश्चन के अंतर्गत आता है बेटा। 14th क्वेश्चन के अंतर्गत आपके पेपर में 14th क्वेश्चन में अनुच्छेद लेखन आता है। अनुच्छेद लेखन में मान लीजिए ये दूसरे नंबर पे है तो आप ऐसा लिखेंगे जा 14 और क्वेश्चन नंबर 2 को सेलेक्ट करें। अब यहां से आप स्टार्ट करेंगे इसका आंसरिंग करने के लिए। तो पहला नियम, सबसे पहले नोटबंदी जो विषय आप का चयन कर रहे हैं उसे सेंटर अलाइनमेंट में, मान लीजिए आपका पेज ये है तो यहां पर सेंटर अलाइनमेंट में आप सबसे पहले इस विषय को लिखेंगे। बेटा समझ में आ रहा है पहला नियम क्या बता रहा हूं? जो भी विषय आप सिलेक्ट कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, उसे सेंटर अलाइनमेंट में, ये पेज है आपका, पेज के बीचों बीच आना चाहिए और उसे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल यू हैव टू ड्रॉ द 2 लाइंस। पहला नियम है। अब ये आप सोच रहे हैं कि ये जो नियम है हमारे अध्यापक ने कहाँ से खोज निकाला? बेटा हर एक विषय का एक फॉर्मेट होता है। जैसे हम अनुच्छेद लेखन के बारे में फॉर्मेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको टॉपिक को क्या करना पड़ेगा? सेंटर अलाइनमेंट रखने के लिए ड्रॉ द लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये सेंटर अलाइनमेंट में पहला। दूसरा, आप देखिए इस नोटबंदी विषय में कितने सबटाइटल्स दिए गए हैं। इसमें 3 दिया गया, पहला प्रस्तावना, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उपसंहार। तो आपको यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिखना है बेटा, 3 पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना,
एक पैराग्राफ लिखेंगे विदाउट गिविंग द एनी लाइन गैप। आप जो भी पैराग्राफ लिखेंगे उसमें लाइन गैप नहीं रहना चाहिए। पहला पैराग्राफ होने के बाद, पहला पैराग्राफ किससे संबंधित होगा? प्रस्तावना से संबंधित होगा। उसके बाद लाइन गैप करिए, मतलब आपका ये एक पैराग्राफ हुआ, उसके बाद लाइन गैप किए, फिर विषय वस्तु के लिए दूसरा पैराग्राफ हुआ, फिर लाइन गैप के उपसंहार के लिए आपने तीसरा पैराग्राफ का यूज किया। तो इसमें देखिए 1, 2 और 3, ये 3 हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो भी टॉपिक्स के अंतर्गत लिखने का दिया गया है वो प्रस्तावना, विषय और उपसंहार, इसलिए 3 टॉपिक को लिखिए। और इसके बीच में, इस लाइन के बीच में गैप नहीं करिएगा, ना इस पैराग्राफ के ना इस पैराग्राफ में। और कभी भी इन प्रस्तावना, विषय वस्तु को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो भी फॉर्मेट पूरी तरीके से बदल चुका है। अब रही बात विषय के बारे में, बात करते हैं प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है। सबसे पहली बात, नोटबंदी में सामने वाले व्यक्ति को आप अपने लेखन प्रक्रिया के द्वारा समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले नोटबंदी का अर्थ बताना पड़ेगा। नोटबंदी क्या है, नोटबंदी की शुरुआत कब हुई और नोटबंदी हमारे लिए कितना उपयोगी है। केवल 6 से लेकर 8 लाइन लिखना है बेटा, समझ में आ गया? आपको यहाँ पर कितने पैराग्राफ लिखने हैं? 3 पैराग्राफ लिखने। एक पैराग्राफ कितने? कम से कम 6 से लेकर 8 लाइन, दूसरा पैराग्राफ 6 से लेकर 8 लाइन, तीसरा पैराग्राफ जो कंक्लूजन पार्ट होगा वो भी 6 से लेकर 8 लाइन की पंक्ति में होना चाहिए। अब प्रस्तावना क्या है, नोटबंदी क्या है? अब यदि विषय को मैं समझाता हूँ, नोटबंदी, नोट मीन्स व्हाट होता है, जो हमने वस्तु विनिमय को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदने के लिए हम करेंसी का यूज कर, नोट का यूज करते हैं, उसे नोट कहते हैं। बंद मतलब उस कुछ विशेष प्रकार के नोटों को बंद होना। अब नोटबंदी का मतलब यह है कि हमारे मार्केट में बहुत सारे करेंसियां चलती है, कुछ कॉइन्स के रूप में चलते हैं, कुछ नोट के रूप में चलते हैं। तो 2009 में बीजेपी सरकार, जो भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने 2009 में 500 रुपए के नोट को बंद कर दिया। ये इसके बारे में सबसे पहले कुछ विशेष बातें बताता हूं, फिर उसके बाद में प्रस्तावना में आता हूं। अब नोटबंदी क्या है? हमारे भारतवर्ष में गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। इसका मतलब है वो अपने पैसों को नियोजित करके नहीं, सुनियोजित करके नहीं रख पा रहे हैं। मान लीजिए कोई अमीर आदमी है जिसके पास कम से कम 200 या 300 करोड़ की संपत्ति है या उनके पास पैसा है, तो वो उन पैसों को बैंक में जमा नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि यदि बैंक में जमा करते हैं तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा टैक्स उनको पे करना, इनकम टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स से बचने के लिए वो अपने पैसों को अपने पास ही सुरक्षित रहते हैं, या गहने के रूप में रखते हैं या पैसे के रूप में रखते हैं। लेकिन इससे भारत सरकार को या हमारे जो आर्थिक व्यवस्था में हमारे पास कितना पैसा है, हम कितना व्यक्ति अपने को छुपा कर रखा, उसे ब्लैक मनी कहते हैं, छुपा के रखा है। उसको व्हाइट मनी मतलब जो उसका यूज करे, जैसे ही वो यूज करने के लिए आता है तो उसकी पूरी पोल पट्टी खुल जाती है, उसके पास कितना पैसा है, क्या है करके। इसलिए भारत सरकार, जो माननीय श्री मोदी जी ने एक नियम प्रतिपादित किया कि 500 रुपए के नोट को 2009 में बंद कर दिया जाए, उसके बाद में 500 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। तब हुआ क्या, हमारे पूरे भारत वर्ष में एक प्रकार का भूचाल आ गया, क्योंकि जिसके पास पैसे थे 500 रुपए के, उसको कन्वर्ट करना था दूसरे करेंसी में, दूसरे नोट में कन्वर्ट करना था। इसलिए वो दौड़े दौड़े बैंकों की ओर आए, एटीएम में लाइन लगाकर लोग, जिनके पास 1 महीने का समय दिया गया, और उस 1 महीने में सभी 500 रुपए को कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर। जैसे ही कन्वर्ट करने के लिए बैंक के पास में पहुंचे तो बैंक के अकाउंट में पता चल गया इनके पास कितना है और वो इन पैसों को क्या कर रहा है, इन पैसे कहां से आए। तो उस पर निगाह रखने के लिए 500 रुपए के नोट को रखा गया। अमीरी और गरीबी दोनों हमारे लिए, समाज के लिए जरूरी है, पर अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे पैसा है, तो उस पैसों का हिसाब नहीं है। तो उस पैसों का हिसाब निकालने के लिए, मतलब ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए जो भारत सरकार की योजना है, तत्कालीन मोदी जी ने जो ये एक प्रकार का प्रयोग किया है, वो काफी सफल रहा है। और उसने 500 रुपए के नोट को कुछ दिनों की अवधि देकर, 500 रुपए के नोट को पूरी तरह बंद कर दिया है। इससे क्या हुआ, जहां तक हो सका नोट को बदलने की कोशिश की, जहां नहीं हो पाया उस नोटों को आग लगा दिया गया। मुझे अच्छे से याद है, मैंने कई न्यूज़पेपर में देखा था कि 500 रुपए नोट को एक गनी बैग में रखकर डस्टबिन में फेंक दिया गया है, क्योंकि उस दिन के बाद से उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो हमको, ये तो रहा विषय की बात, तो इसमें प्रस्तावना क्या, नोटबंदी क्या है, हमारे भारत सरकार में चल रही करेंसी को या नोटों को स्पेसिफिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया को नोटबंदी कहा जाता है। और यह 2009 में
भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरुआत किया गया और इसमें काफ़ी भूचाल आ गया। और भूचाल का मतलब क्या है कि आदमी को अपने अपने करेंसी को बाहर निकालने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज वो 500 रुपये का नोट किसी काम पे नहीं आता। ये रहेंगे, आप प्रस्तावना में लिखेंगे विषय वस्तु क्या है, हमारे भारत सरकार ने यह योजना क्यों बनाई, इससे सामान्य लोगों को और सभी वर्ग के लोगों को क्या फायदा मिलेगा, ये सभी आपको कहाँ लिखना है, विषय वस्तु में लिखना है। मतलब हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुनियोजित करने के लिए मतलब साफ साफ देखने के लिए और उसके लिए देश के विकास के लिए लगाने के लिए भारत सरकार ने इस नोटबंदी के कार्यक्रम को शुरुआत किया। और काफी हद तक मुझे जहां तक याद है, मेरा अपना ओपिनियन है, कम से कम 80 से लेकर 90% लोगों का ये जो ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हुआ और निश्चित रूप से देश के लिए काफी एक नया इतिहास रचा गया। ये आप विषय वस्तु में लिख सकते हैं। उपसंहार क्या है, उपसंहार मींस कंक्लूजन पार्ट। सरकार के पास ऐसी कई योजनाएं आती है जो समाज में पिछले पड़े हुए लोगों को सामंजस्य स्थापित करने करते हैं, पर ये इतना आसान नहीं था क्योंकि विरोधी पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी है, उसको पूरी तरह कोशिश करी इसको बंद करे, इसका प्रयोग समाज में ना हो, लेकिन सच को रोका नहीं जा सकता। सच को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी नई नई योजनाओं को हमें बहुत इज्जत देनी पड़ेगी, जिसके कारण हम नोटबंदी जैसे कार्यक्रमों के द्वारा हमारी आर्थिक व्यवस्था को हम मजबूत कर सकते हैं। ये आपका उपसंहार में आएगा। बेटा इसको 3 पैराग्राफ में लिखना है। पहला पैराग्राफ को 5 से 6 लाइन, दूसरा पैराग्राफ को विषय वस्तु आएगा, तीसरा पैराग्राफ में कंक्लूजन पार्ट आएगा। तो अनुच्छेद लेखन लिखते समय ध्यान से देखिएगा, उसमें से 4 विषय पूछे जाते हैं। 4 में से किसी एक को ही आपको सेलेक्ट करना है और उसकी जो शब्द सीमा है 120 लगभग, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी विषय को लेने के पहले कौन सा विषय आपके लिए सही, आप ज्यादा लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से उसका चयन करिएगा। और दूसरी बात, इस साल के एग्जाम में जो अनुच्छेद लेखन मेरे अनुभव के हिसाब से हम यदि ध्यान दें तो सबसे पहले नोटबंदी, दूसरा महंगाई की समस्या, पहला क्या मैंने बताया, नोटबंदी, दूसरा महंगाई की समस्या और तीसरा कोरोना वायरस के बारे में। अगली क्लास में मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में और महंगाई की समस्या के बारे में बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।